स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। कई बार लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है भारत में, एक मुकदमे को मतलब एक केस को एक ज़िले से दूसरे ज़िले की अदालत में कैसे ट्रांसफ़र करवाया जाए। हमारे पास इस पर कुछ अहम कानूनी जानकारी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के अंश भी हैं। इनसे पूरी प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरी व्यवस्था को आसान शब्दों में समझें। कब हो सकता है ट्रांसफ़र, क्यों ज़रूरत पड़ती है और करना क्या होता है इसके लिए। चलिए इसी पर बात करते हैं आज। बिल्कुल। देखिए, ये प्रक्रिया हमारे न्याय प्रणाली का एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जो नियम हैं वो हमें मिलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी में और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में। हाँ, सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस कहा जा रहा है। तो उसके तहत और इसका मकसद मतलब मूल उद्देश्य दो हैं। एक तो ये कि न्याय निष्पक्ष हो, किसी के साथ पक्षपात ना हो। सही। और दूसरा, जो लोग मामले से जुड़े हैं, पक्षकार जिन्हें कहते हैं, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा जाए, उन्हें बेवजह परेशानी ना हो। हम देखेंगे कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में ये कैसे थोड़ा अलग है। हाँ, ये समझना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि आखिर वो वजहें क्या हैं, मतलब किन ग्राउंड्स पर कोई कह सकता है कि मेरा केस ट्रांसफ़र कर दो। ये अच्छा सवाल है। देखिए, आधार जो है वो केस किस तरह का है इस पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। मोटा मोटा हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो हो गए सिविल मामले, जैसे जमीन जायदाद का कोई विवाद है, पति पत्नी के बीच तलाक का मामला है या पैसों के लेन देन का झगड़ा है। इनमें केस ट्रांसफर का सबसे आम आधार होता है पक्षकारों की सुविधा, कन्वीनियंस जिसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई महिला या बच्चे हैं जो किसी दूसरे जिले में रहते हैं, तो उनकी यात्रा की मुश्किल, उनकी आर्थिक हालत, दूसरी जिम्मेदारियां, इन सब को देखते हुए उनकी सुविधा को प्राथमिकता दी जा सकती है। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा अगर किसी को ये डर है, वाजिब डर, कि मौजूदा अदालत में उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, तो वो भी एक आधार बन सकता है। फिर आते हैं क्रिमिनल मामले, जैसे चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी या और भी गंभीर अपराध। इनमें केस ट्रांसफर उतना आम नहीं होता जितना सिविल में। यहाँ सुविधा कोई बड़ा फैक्टर नहीं माना जाता आमतौर पर। अच्छा, क्रिमिनल में सुविधा अहम नहीं है। नहीं, उतना नहीं। क्रिमिनल केस ट्रांसफर के लिए बहुत ठोस, बहुत गंभीर कारण चाहिए। जैसे अगर ये साबित हो जाए कि मौजूदा जज या अदालत का रवैया किसी एक तरफ झुका हुआ है, मतलब बायस का खतरा है, या फिर किसी पक्षकार की या गवाह की या यहाँ तक कि आरोपी की जान को ही उस जिले में खतरा हो, तब अदालत ट्रांसफर पे सोच सकती है। यहाँ निष्पक्षता और सुरक्षा सबसे ऊपर है। समझ गया। तो ये जो सिविल मामलों में सुविधा वाली बात है, खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में, ये वाकई ध्यान देने लायक है। इसका कोई ठोस उदाहरण है, शायद किसी कोर्ट के फैसले से? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अंजलि अशोक साधवानी बनाम अशोक किशनचंद साधवानी, ये 2008 का मामला है। ये एक वैवाहिक मामला था, पति पत्नी के बीच का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकती हैं, एक तरह से ये सिद्धांत ही स्थापित कर दिया कि जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं जैसे तलाक वगैरह, उनमें पत्नी की सुविधा को अक्सर ज्यादा वजन देना चाहिए। कोर्ट ने ये माना कि भई अगर पत्नी पति से अलग किसी दूसरे जिले में रह रही है तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, बच्चे अगर साथ हैं तो उनकी देखभाल कौन करेगा, अकेले आने जाने में क्या दिक्कतें हैं, क्या सुरक्षा है, इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सही। तो ऐसे में केस को पत्नी जहां रह रही है उस जिले की अदालत में ट्रांसफर करना ज्यादा न्याय संगत हो सकता है। और आपने शुरू में कहा था कि कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 से भी जोड़ा था, वो कैसे? वो भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसी का हिस्सा है। अगर किसी के लिए, खासकर एक महिला के लिए, किसी दूर के जिले में जाकर अपना केस लड़ना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल या नामुमकिन जैसा हो, तो ये तो उसके न्याय पाने के अधिकार को ही कमजोर करता है ना? हाँ, ये बात तो है। इसलिए सुविधा यहाँ सिर्फ आराम का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि ये न्याय सुनिश्चित करने का एक जरिया बन जाती है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अच्छा, अब मान लीजिए किसी के पास वजह भी है ट्रांसफर की और उसे पता है कि उसकी स्थिति अंजलि साधवानी केस जैसी है, तो वो जाए कहाँ?
मतलब अर्जी कहाँ देनी होगी, हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करवाना है। अगर केस को एक ही राज्य के अंदर ट्रांसफर करवाना है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ से कानपुर, ठीक है। थी उसकी धारा 24, ये धारा हाईकोर्ट को शक्ति देती है। और अगर क्रिमिनल केस है तो भी अर्जी हाईकोर्ट में ही जाएगी। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 407 है, या जो नई बीएनएसएस संहिता है उसकी धारा 366, ये भी हाईकोर्ट को ही पावर देती हैं। हाँ, एक छोटी बात और है, अगर ट्रांसफर सिर्फ जिले के अंदर ही एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में करना है तो कभी-कभी खासकर फैमिली कोर्ट मामलों में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को भी कुछ सीमित अधिकार होते हैं। अच्छा। लेकिन अगर मामला एक राज्य से दूसरे राज्य का है, जैसे दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर करवाना है, तो फिर चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस, दोनों ही हालात में याचिका सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट में लगानी होगी। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी, सिविल केस के लिए सीपीसी की धारा 25 और क्रिमिनल केस के लिए सीआरपीसी की धारा 406 या नई बीएनएसएस की धारा 365। ये धाराएं सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देती हैं, और जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाना, सुनवाई होना, यह हाई कोर्ट वाली प्रक्रिया से थोड़ा ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा समय लेने वाला हो सकता है। हाँ, वो तो है। राज्य के अंदर के लिए हाई कोर्ट और राज्य बदलने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट, ये तो एक बड़ी प्रक्रिया लगती है। क्या अदालतों ने कुछ और भी सिद्धांत बताए हैं, मतलब ट्रांसफर याचिकाओं पर फैसला करते समय, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इस पर गाइडलाइंस दी हैं। जैसे एक केस है पाल सिंह बनाम सीबीआई 2011। इसमें कोर्ट ने ये साफ किया कि वैसे तो सीआरपीसी की धारा 406 मुख्य रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य के ट्रांसफर के लिए है, लेकिन अगर न्याय के हित में जरूरी हो तो हाई कोर्ट धारा 407 के तहत या सुप्रीम कोर्ट भी एक ही राज्य के अंदर अलग-अलग सत्र खंडों, सेशंस डिविजन्स के बीच भी केस ट्रांसफर कर सकते हैं, खासकर तब जब निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल हो या गवाहों या आरोपी की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो। अच्छा, सुरक्षा एक अहम कारण है। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण केस है नेहर सिंह यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2011। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ की कि केस ट्रांसफर करने का कोई बंदा बंदाया फॉर्मूला नहीं हो सकता। हर केस अपने आप में अलग है, लेकिन कोर्ट को कुछ मापदंड, कुछ पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए। ट्रांसफर का आदेश हल्के में नहीं देना है। ये तभी सही है जब पक्षपात का, मतलब बायस का, साफ और भरोसेमंद सबूत हो, या लगे कि न्याय मिलने में वाकई कोई गंभीर रुकावट है। और जहां तक सिर्फ सुविधा की बात है तो कोर्ट को बहुत ध्यान से संतुलन बनाना होगा। संतुलन? कैसा संतुलन? संतुलन ऐसा कि एक पक्ष की सुविधा कहीं दूसरे पक्ष के लिए बहुत बड़ा अन्याय या परेशानी का सबब ना बन जाए। दोनों पक्षों को देखना होगा। हाँ, ये तो है। और इसी नेहर सिंह यादव केस में शायद हलफनामे और नोटिस की बात भी थी, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में ये जरूरी कर दिया कि ट्रांसफर याचिका के साथ एक एफिडेविट यानी हलफनामा या शपथ पत्र लगाना होगा। इसमें याचिकाकर्ता शपथ लेकर कहता है कि याचिका में जो बातें लिखी हैं वो उसकी जानकारी में सही हैं। इससे याचिका की गंभीरता बढ़ती है। और साथ ही ये भी जरूरी है कि याचिका की एक कॉपी दूसरी पार्टी को कायदे से दी जाए, मतलब नोटिस सर्व किया जाए, ताकि उन्हें भी पता चले और वो अपना पक्ष रख सके। ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। हाँ, ये प्रक्रिया से जुड़ी बातें जानना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए किसी ने तय कर लिया, कारण भी है, पता भी है कि हाई कोर्ट जाना है या सुप्रीम कोर्ट, तो असल में होता क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया के जो मुख्य कदम हैं वो कुछ इस तरह है। 1. कारण और सबूत तैयार करना। सबसे पहले तो ट्रांसफर क्यों चाहिए इसके साफ और मजबूत कारण लिखने होंगे, और सिर्फ लिखने से नहीं, उन कारणों को साबित करने वाले दस्तावेज, सबूत जुटाने होंगे। जैसे निवास प्रमाण पत्र अगर वो आधार है, या मेडिकल रिपोर्ट अगर सेहत का कारण है, या पुलिस शिकायत की कॉपी अगर सुरक्षा का खतरा है। ये सब। 2. याचिका बनवाना। फिर एक वकील की मदद से ट्रांसफर पिटिशन तैयार करवानी होती है। इसमें केस की पूरी जानकारी, अभी किस कोर्ट में है, किस कोर्ट में ट्रांसफर चाहते हैं, और ट्रांसफर के सारे कारण विस्तार से लिखने होते हैं। साथ में संबंधित कानूनों की धाराओं का जिक्र भी होता है। अच्छा। 3. फाइलिंग और नोटिस। याचिका तैयार होने के बाद उसे जरूरी कोर्ट फीस के साथ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना होता है। आजकल तो ई फाइलिंग भी होती है। और जैसा हमने कहा, सबसे जरूरी
इसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को भेजना या तामील कराना अनिवार्य है। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, फिर 4 सुनवाई। कोर्ट फिर सुनवाई की तारीख देता है। उस दिन दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी बात रखते हैं। एक बताता है ट्रांसफर क्यों हो, दूसरा बताता है क्यों ना हो। 5 फैसला। आखिर में कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर सारे सबूत देखकर अपना फैसला सुनाता है। या तो याचिका मंजूर होगी और केस ट्रांसफर का आदेश होगा, या फिर याचिका खारिज हो जाएगी। और अगर खारिज हो गई तो फिर केस वहीं चलता रहेगा जहां चल रहा था। हाँ, कुछ मामलों में खारिज होने पर आगे अपील का रास्ता हो सकता है, पर वो केस पर निर्भर करेगा। समझ गया। आपने दस्तावेजों का जिक्र किया था। आमतौर पर कौन-कौन से कागजात लगते हैं और वो वकालतनामा क्या होता है? हाँ, देखिए, कुछ बेसिक दस्तावेज तो चाहिए ही। जो ओरिजिनल केस चल रहा है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी, दोनों पार्टियों के पहचान पत्र की कॉपी, निवास का प्रमाण अगर वो वजह है तो, ट्रांसफर के कारणों को साबित करने वाले सारे सबूत, हलफनामा, एफिडेविट जैसा हमने बात की, और वकालतनामा वो एक तरह का अधिकार पत्र होता है। जब आप वकील करते हैं तो आप इस पर साइन करके वकील को अधिकार देते हैं कि वो आपकी तरफ से कोर्ट में पेश हो सकता है, बहस कर सकता है। इसके बिना वकील आपका केस नहीं लड़ सकता। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया सुनने में थोड़ी लंबी लग सकती है। कितना वक्त लग जाता है इसमें आमतौर पर? ये कहना मुश्किल है। ये केस कितना पेचीदा है, कोर्ट में कितना काम पेंडिंग है, दोनों पार्टियां कितनी जल्दी जवाब देती हैं, इन सब पर निर्भर करता है। फिर भी एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका पर फैसला आने में कुछ हफ्तों से लेकर शायद कुछ महीने लग सकते हैं, 1 से 6 महीने या कभी-कभी ज्यादा भी। ठीक है। प्रक्रिया और दस्तावेजों के अलावा क्या कोई और खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? कुछ बारीकियां? बस फैसला आना बाकी है, तो ऐसे स्टेज पर कोर्ट ट्रांसफर की अर्जी शायद ही माने। तो अगर कारण बनता है तो जल्दी अर्जी दे देनी चाहिए। दूसरी अहम बात, खासकर क्रिमिनल मामलों में, वो है जांच और मुकदमे का फर्क। हाँ, ये क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में नीलिमा सूरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य केस, ये शायद 2023-24 का मामला है, में फिर से ये साफ किया है कि सीआरपीसी की धारा 406, जो सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल केस ट्रांसफर का अधिकार देती है, वो सिर्फ मुकदमे यानी कोर्ट में चल रहे ट्रायल को ट्रांसफर करने के लिए है। पुलिस या सीबीआई जैसी एजेंसी जो जांच कर रही होती है, उसे इस धारा के तहत ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके लिए अलग प्रक्रिया होगी। धारा 406 सिर्फ कोर्ट ट्रायल के लिए है? अच्छा, ये फर्क जरूरी है समझना। बिल्कुल। और ट्रायल भी तभी ट्रांसफर होगा जब निष्पक्ष सुनवाई पर खतरे का कोई ठोस आधार हो। और तीसरा, एक संवैधानिक पहलू भी है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 139A, एक्सपर्ट स्पीकर, ये सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष शक्ति देता है कि अगर किसी हाई कोर्ट में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें कानून का कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगा सकता है या किसी दूसरे हाई कोर्ट को भेज सकता है। ये सीधे जिला ट्रांसफर नहीं है, पर यह दिखाता है कि न्याय के हित में केस कहीं भी जा सकता है। केस ट्रांसफर की पूरी व्यवस्था, इसके नियम, इसके पीछे के सिद्धांत, ये सब समझना उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जिन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा या केस लड़ना ही बहुत मुश्किल हो गया है। ये वाकई, जैसा आपने कहा, न्याय तक पहुंच का एक ज़रूरी जरिया है। तो आज हमने काफ़ी विस्तार से बात की भारत में एक जिले से दूसरे जिले में केस ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसके आधार क्या हैं, सिविल में सुविधा, क्रिमिनल में निष्पक्षता और सुरक्षा। संबंधित कानून भी देखे, सीपीसी की धारा 24-25 और सीआरपीसी बीएनएसएस की धारा 406, 407 या 365, 366, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसले भी समझे, जैसे अंजलि साधवानी केस, नहर सिंह यादव, पाल सिंह और नीलिमा सूरी केस। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये कि ट्रांसफर का हर मामला अपने आप में अलग होता है। कोई एक साइज सब पर फिट नहीं होता। अदालत को हमेशा एक संतुलन बनाना होता है, एक तरफ न्याय की निष्पक्षता और दूसरी तरफ पक्षकारों की वास्तविक परेशानियों और उनकी सहूलियत। खासकर अगर कोई पक्ष कमजोर स्थिति में है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो अदालत उसकी स्थिति का जरूर ध्यान रखती है। मकसद सिर्फ एक प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि आखिर में न्याय हो और होता हुआ दिखे भी। यही अदालती विवेक का काम है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद सोचने के लिए। हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से अदालतों में भी आ रही है। वर्चुअल कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, ये सब बढ़ रहा है। तो क्या भविष्य में, खासकर सिविल मामलों में जहां सुविधा एक बड़ा कारण है,
ये टेक्नोलॉजी केस को फिजिकली एक जिले से दूसरे जिले में भेजने की जरूरत को कम कर देगी? क्या ये भौगोलिक दूरियां उतनी मायने नहीं रखेंगी? ये सोचने वाली बात है ना। हाँ, ये वाकई एक विचारणीय पहलू है। भविष्य में शायद ऐसा हो, देखना होगा।